Hello everyone, this is Chakit from VAC Global Education. In this video, we are going to talk about February 2025 intake and how this intake is important, what are the learnings which are there from the previous intakes. Also, we are going to discuss about the process, the documentation, funds requirement and the documents required in order to file the visa. So watch this video till the end so that you get the complete information. Also, if you have any query, question or suggestion, then do write it in the comment section. Also, if you guys are looking in order to get help for your study visa application, we are just one click away. There's a link given in the description. Click that link, get in touch with us, and we'll be more than happy to help you. And if you have not subscribed yet, then do subscribe so that we would be able to know how much you love us and how valuable the information is. So without wasting any time, let's start with this video. So in New Zealand, there are two major intakes, February and July. So right now we are focusing on the February intake. February intake is around 6 months down the line. However, the time process to do the entire process is very limited. Why? Because first you will submit the documents for the offer letter, then you will get the offer letter, then you will apply for education loan. Once the education loan is approved, you would need a PCC, medical, SOP and all your work experience documents, and then you would be able to apply for your visa. The whole process takes a hell lot of time. So it's better that you apply on time so that you get the offer letter on time, you get the visa on time. And especially for these people who are looking forward to take their spouse along, you would need extra time because every spouse has this requirement that they want to take their spouse along. तो क्या होता है कि जब आप अपनी स्पाउस को ले जाना चाहते हो अपने साथ में, तो पहले आपका वीजा अप्रूव होता है एंड देन यू गेट टू अप्लाई फॉर योर स्पाउस एंड द किड्स. आपको पहले अपना वीजा अप्रूव कराना है एंड देन आप अपने स्पाउस के लिए अप्लाई कर पाओगे. तो इस प्रोसेस के लिए आपके पास एडिक्वेट टाइम होना चाहिए. सो लेट्स स्टार्ट विद स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस. तो पहले क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, सो दैट कि आप लोगों को सही जानकारी मिल पाए. पहले मैं शॉर्ट में बताता हूँ एंड देन विल गो डीपर इनसाइड द इनसाइट्स कि आपको किन किन चीजों का ख्याल रखना है. सो आप जितना ज्यादा इस वीडियो को देखोगे उतना ज्यादा आपको क्लैरिटी आएगी कि किस तरीके से आप अपना प्रोसेस जो है वो आसान तरीके से पूरा कर पाओगे. और बहुत सारे ऐसी लर्निंग आपको इस वीडियो में मिलने वाली है जो कि अगर आप हमारे थ्रू भी अप्लाई नहीं कर रहे हो, किसी और के थ्रू अप्लाई कर रहे हो, उनसे भी वो क्वेश्चन पूछ पाओगे जिनकी शायद आपको बहुत ज़्यादा डीपली ज़रूरत है. तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखोगे. हार्डली आपका कुछ टाइम जाएगा, बट इस टाइम को आपको इतनी लर्निंग मिलेगी कि आप अपने प्रोसेस में कहीं भी गलत नहीं जा पाओगे. अगर पूरा प्रोसेस कहीं गलत जा भी रहा होगा तो आप अपने काउंसलर से 2-4 एक्स्ट्रा सवाल पूछ के अपने प्रोसेस को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर पाओगे. सो ध्यान से इस पूरी वीडियो को आपको देखना बहुत ज़रूरी है. पहला है आपका एप्लीकेशन प्रोसेस. बट एप्लीकेशन प्रोसेस से पहले आपको जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि आप किस कोर्स में अप्लाई करने वाले हो. क्योंकि एप्लीकेशन तो हो जाएगी, बट अगर आपने गलत कोर्स चूज़ किया तो फिर आपको बहुत दिक्कत होने वाली है. किस लिए? क्योंकि बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं जो यहाँ पर डिमांड में ही नहीं है न्यूजीलैंड में. मैं पिछले 3 महीने से न्यूजीलैंड में हूँ और मैं जो देख रहा हूँ यहाँ पर कि हॉस्पिटैलिटी, बिजनेस मैनेजमेंट, ये 2 ऐसे कोर्सेज हैं जहाँ पर सबसे कम जॉब्स हैं. यहाँ पर आपको पार्ट टाइम जॉब मिल जाएगी, वो फुल टाइम में भी कन्वर्ट हो जाएगी, बट उसके बाद जो आप एक PR का सपना देख रहे हो वो बहुत मुश्किल है. तो इन दोनों कोर्सेज से अगर आप थोड़ा सा हटके ऐसे टेक्निकल कोर्सेज में अप्लाई करते हो जो कि इंजीनियरिंग रिलेटेड हैं, सॉफ्टवेयर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल इंजीनियरिंग, नर्सिंग, टीचिंग, सोशल साइंस, साइकोलॉजी, ये वो सारे कोर्सेज हैं जो आपको बहुत ही तेज़ तरीके से PR दिला सकते हैं, जो कि ग्रीन लिस्ट प्रोग्राम्स हैं. तो आपको ऐसे प्रोग्राम पे फोकस करना है जो कि आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद होंगे फ्यूचर के लिए. बट हैविंग सेड दैट, जिन बच्चों के पास ऑलरेडी बिजनेस की डिग्री है या फिर बहुत सारा एक्सपीरियंस है और वो मैनेजमेंट में जा रहे हैं, उनके लिए मैनेजमेंट एडवांटेज है. क्यों? यहाँ पर जो बिजनेसेस हैं वो ऐसे लोगों को यहाँ पर लाना चाहते हैं जिनके पास ऑलरेडी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हों, जो टीम्स को मैनेज कर सकते हों और वो अपने प्रोजेक्ट्स को हैंडल कर सकते हो. तो उनके लिए मैनेजमेंट का प्रोग्राम अच्छा है. बट जो बच्चे फ्रेशर्स हैं उनके लिए ये दोबारा सोचने की बात है कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है एंड देन यू आर कमिंग फॉर अ बिजनेस कोर्स, तो आपको बहुत ही स्मार्ट होना पड़ेगा in order to get a job which can give you the PR later on. So depends from case to case. I'm not saying that you do not come here for hospitality or for business, but what I'm saying is that be cautious of what are the learning outcomes which are going to be in the future. क्योंकि अगर आपने कोई ऐसा कोर्स चूज़ किया जो यहाँ पर डिमांड में नहीं है, then you would be facing lot of trouble. So now what are the documents which are required in order to do the application? पहला, आपके पास 10th 12th, आपके पास पासपोर्ट. ये 3 डॉक्यूमेंट हैं जो बिल्कुल मैंडेटरी हैं. इसके बिना आप एप्लीकेशन नहीं कर पाओगे until unless you are applying for a conditional offer letter, and I'm talking for the bachelor's students. For master students, you would require your 10th 12th, your bachelor's all mark sheet, your provisional degree, your passport. Now let's talk about the IELTS requirement. The IELTS requirement for bachelor's is overall 6, not less than 5.5, and for
The master's program, the requirement is 6.5, not less than 6. Now for the early childhood education एस्पिरेंट्स, जो बच्चे यहाँ पर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन पढ़ने जाना चाहते हैं, उनके लिए रिक्वायरमेंट है 7 बैंड्स ईच। मीन्स कि आपके चारों मॉड्यूल में 7 बैंड्स ईच होने चाहिए। अगर आपके 7 बैंड्स ईच होंगे तभी आपको अनकंडीशनल ऑफर लेटर मिलेगा और तभी आप यहाँ पर वीज़ा अप्लाई कर पाओगे। नाउ दीज आर द डॉक्यूमेंट्स जो आपको चाहिए अगर आप फ्रेशर्स हो। अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो आपको एडिशनल अपने वर्क एक्सपीरियंस के डॉक्यूमेंट चाहिए। आपका अपॉइंटमेंट लेटर, ऑफर लेटर, एक्सपीरियंस लेटर, सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट। ये बैंक स्टेटमेंट तक मांग सकता है कॉलेज अगर उनको लगेगा कि आपका वर्क एक्सपीरियंस जेन्युइन नहीं है। तो इन सब बातों का आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। नाउ ये हुआ ऑफर लेटर तक की बात। जब आपके पास आएगा ऑफर लेटर तो उसके बाद आप करोगे बैंक लोन अप्लाई। अब जब आप बैंक लोन अप्लाई करने जाओगे तो एज पर इमिग्रेशन गाइडलाइंस जो सबसे मोस्ट प्रेफर्ड वे ऑफ बैंक लोन है वो है सिक्योर्ड लोन, कि आपने अपनी प्रॉपर्टी है वो मॉर्गेज की है, उस मॉर्गेज के अगेंस्ट आपने लोन लिया है। एक बात। दूसरी बात कि जब आप लोन लेने जा रहे हो, जो आपकी ईएमआई है दैट शुड नॉट बी मोर देन 30% ऑफ योर टोटल एनुअल इनकम। सेकेंड पॉइंट, इसका मतलब क्या है कि अगर आपकी 5 लाख की आईटीआर पे अगर आप 30 लाख का लोन लेने जाओगे तो आपकी ईएमआई आएगी अराउंड 45,000 रुपये। 45,000 मल्टीप्लाई बाय 12, ये आपकी आईटीआर अमाउंट के भी ऊपर चला गया। तो अगर आपकी एनुअल इनकम ही 5 लाख रुपए है तो आप इतनी हैवी ईएमआई कैसे पे करोगे और अपनी फैमिली को कैसे सस्टेन करोगे इंडिया में? ये है इमिग्रेशन की बहुत बड़ी कंसर्न। इसको अगर आपने दूर कर दिया तो आपको वीज़ा मिल जाएगा। इसको दूर करने के तरीके ये हैं कि आप अपनी पूरी फैमिली की इनकम दिखाओ, नॉट जस्ट वन स्पॉन्सर। जब आप पूरी फैमिली की इनकम दिखाओगे कि हमारे पास अपना घर है, हमारे पास ये रेंटल इनकम है, ये हमारी सैलरी इनकम है, ये हमारी बिजनेस इनकम है, देन दे वुड बी सेटिस्फाइड इन ऑर्डर टू गिव यू द वीज़ा। तो आपकी जो फंड्स हैं दैट प्लेज अ वेरी 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 क्रूशल रोल इन गेटिंग यू द वीज़ा। इसके बाद हम आते हैं आपके, ये होगी फंडिंग। इसके बाद आते हैं हम आपके और कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं। आपको पीसीसी चाहिए विच इज़ पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। कोशिश करो कि ये पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो है वो आप अपनी पासपोर्ट अथॉरिटी से अप्लाई करो। जहाँ से आपने अपना पासपोर्ट बनवाया था वहीं से आप अपनी पीसीसी अप्लाई करो। फिर आता है मेडिकल। जो स्टूडेंट वीज़ा के बच्चे हैं उनको सिर्फ चेस्ट एक्सरे कराना होता है, उनको फुल बॉडी मेडिकल नहीं चाहिए। जो उनके स्पाउस हैं उनको फुल बॉडी मेडिकल कराना जरूरी है क्योंकि वो वर्क परमिट अप्लाई करते हैं, ना कि स्टूडेंट वीज़ा। सो दैट इज़ अनदर थिंग। इसके बाद आती है आपकी एसओपी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। तो एसओपी में आपका एजुकेशन बैकग्राउंड, योर वर्क एक्सपीरियंस बैकग्राउंड, उसके बाद आपने वाई यू हैव चोजन दिस कोर्स, वाई यू हैव चोजन दिस कॉलेज, वाई यू हैव चोजन दिस यूनिवर्सिटी, व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स, व्हाट काइंड ऑफ जॉब्स आर अवेलेबल, व्हाट इज द सैलरी पैकेज यू आर गोइंग टू गेट, एंड व्हाट इज योर इंसेंटिव ऑफ कमिंग बैक टू इंडिया। ये सारी की सारी चीज़ें आपको डिटेल में एसओपी में लिख कर देनी होती हैं, तभी आपको वीज़ा मिलता है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान देने हैं इन टर्म्स ऑफ अप्लाइंग द वीज़ा। सो यहाँ पर पहला क्या हुआ, आपने सही कोर्स चूज़ करना है, सही कॉलेज चूज़ करना है, सही आपने डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करने हैं, आपका एजुकेशन लोन परफेक्ट होना चाहिए, आपकी एसओपी परफेक्ट होनी चाहिए, एंड देन हाउ यू रिप्रेजेंट योर सेल्फ टू इमिग्रेशन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद आते हैं जब आपने फाइल सबमिट भी कर दी है उसके बाद आपका इंटरव्यू हो सकता है। उस इंटरव्यू में वीज़ा ऑफिसर वांट्स टू मेक श्योर कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो कि आपने ये जो कोर्स है ये ख़त्म करोगे, अच्छे से परफॉर्म करोगे और उसके बाद पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा लोगे, एक्सपीरियंस लेके इंडिया वापस जाओगे। यहाँ तक क्वेश्चन पूछते हैं इमिग्रेशन ऑफिसर कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, क्या आपको न्यूजीलैंड में रहना है या आपको वापस जाना है। तो आपके पास वो सारे स्मार्ट आंसर्स होने चाहिए जिससे कि वीज़ा ऑफिसर इम्प्रेस हो जाए और आपको ईजिली वीज़ा दे। सो इन माई ओपिनियन यू शुड बी थॉरो अबाउट योर एप्लीकेशन, यू शुड बी थॉरो अबाउट व्हाट्स रिटन इन योर एसओपी, बिकॉज बहुत सारे केसेस में क्या होता है कंसल्टेंट आपको एसओपी भी नहीं शेयर करेंगे, वो आपको रियलमी का एक्सेस नहीं देंगे, वो आपको बताएंगे नहीं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपकी फाइल में जा रहे हैं। अगर आपसे खुदा ना खास्ता कोई ऐसा सवाल पूछा इमिग्रेशन ऑफिसर ने जो इसके बारे में आपको पता ही नहीं है, देन यू विल बी इन ट्रबल माय फ्रेंड। सो यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल विद व्हाट काइंड ऑफ कंसल्टेंट यू आर चूजिंग इन ऑर्डर टू गेट यू द वीज़ा। सो यू नीड टू मेक श्योर कि आपके पास हर वो इन्फॉर्मेशन हो जिस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर इमिग्रेशन ऑफिसर ये डिसीजन लेना चाहता है कि आपको वीज़ा दे या ना दे। आपकी आईटीआर क्या है, आपके स्पॉन्सर कौन है, उनके सोर्स ऑफ इनकम क्या है, ईच एंड एवरी थिंग हैज़ टू बी स्पॉट ऑन। जब ये सारी चीज़ें स्पॉट ऑन होंगी तभी आपको वीज़ा मिलेगा। सो यू नीड टू बी वेरी वेरी श्योर कि आप किस तरीके से अपनी फाइल को इमिग्रेशन के सामने रख रहे हो, सो दैट यू वुड बी एबल टू गेट द वीज़ा। Now talking about the category of the colleges you need to apply, only focus on category 1 colleges so that immigration is sure that you are going to the right place
your education will not be hampered and you would be taken care of while you are taking care of the education. So you need to be very very sure आपके जो funds हैं वो एटलीस्ट 3 months ओल्ड होने चाहिए. अगर आपके पास लमसम बनी आया है कहीं से, उसका सोर्स क्या है वो आपको पता होना चाहिए. इफ़ इट इज़ फ्रॉम बिजनेस इनकम, आपका बिजनेस इनफ ओल्ड होना चाहिए सो दैट इट सेटिस्फाई कि आपकी वहाँ से जेन्युइन इनकम आ रही है. ऐसा नहीं हो कि आपने कल ही एमएसएमई अपना बिजनेस रजिस्टर कराया और आज आप वीज़ा फाइल करने जा रहे हो. दीज आर बिग नो नो फॉर एनीवन हु इज़ प्लानिंग टू अप्लाई फॉर द वीज़ा. इसके अलावा आपको कोई भी जानकारी चाहिए अपने वीज़ा से रिलेटेड तो देयर इज़ अ लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. आप उस लिंक पे क्लिक करिए. गेट इन टच विद आवर काउंसलर्स. We will understand your profile. We will help you navigate through all these challenges. I have lived in New Zealand for the last 3 months to गेट एन आइडिया कि यहाँ पर क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, कौन सी जॉब्स हैं जो यहाँ पर डिमांड में हैं, ऐसी कौन सी बिजनेसेस हैं जो यहाँ पर ओपन हो रहे हैं, या फिर यहाँ पर आगे जाके फ्यूचर में क्या होने वाला है. ये सारी चीज़ें जब आप एक माहौल में रहते हो वहाँ पर रह के आप इन चीज़ों को समझ पाते हो. So in my opinion, if you are looking for the right guidance and consultation, then you should not hesitate and get in touch with us so that we would be able to help you with the entire process. And then once your visa is approved, then you would be able to file the visa for your spouse and your kids. So kids here, they get free education if they are above 5 years old. So jitni bhi schooling hai for the kids is absolutely free from the government if you are on the work permit. So the student get the student visa, the spouse get the open work permit for the entire duration till you have your spouse visa, and the kids you have, they will going to get the student visa. So each and everything is covered within this student visa. And once your student visa is done, then you get 3 years of post study work visa, which makes you eligible to work for any employer for any number of hours at any location within the country. You don't have to worry. And once you fulfill the PR requirement, if you're applying your PR under the 6-point PR system, then you will get 5 points for your masters and 1 point for your work experience or the registration or the wage system, whichever is applicable to you. For that, you can consult licensed immigration advisor. We should be able to get that license within the next 1 month. If you have any question, then do write it in the comment section and we'll be more than happy to answer any of your question. So thank you for watching this video. I hope you liked it. If you have not subscribed yet, then do subscribe, like it, share it, and let me know what are your thoughts. Thank you. Take care. Bye bye.